नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक सा टॉपिक लेके आए हैं, जिसको कहते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह, ये दोनों टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके कुछ प्रश्न भी करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और हर परीक्षा में जो हमारी सामान्य हिंदी होती है वहाँ पे ये पूछा जाता है। तो इसी तरह के मैं वीडियो बनाऊंगी और ग्रामर के अलग अलग टॉपिक्स पे हम वीडियो आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम आज एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपको सभी परीक्षाओं में हेल्प करने वाले हैं। अभी टीचिंग रिक्रूटमेंट भी होने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी ये बहुत आपको हेल्प करेगा। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। तो हिंदी वर्णमाला, तो आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला पे। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो कुल वर्ण होते हैं, वर्ण यानी कि अक्षर, कितने अक्षर होते हैं? तो 52। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुल वर्णों की संख्या होती है। जो हमारा हिंदी वर्णमाला है उसमें कुल 52 वर्ण होते हैं। इन वर्णों को हम अपनी सुविधा के अनुसार या विद्वानों ने सुविधा के अनुसार दो भागों में बांट दिया। ठीक है, स्वर और व्यंजन में। ठीक है, स्वर और व्यंजन में। तो आइए हम बात कर लेते हैं स्वर की। तो स्वर हमारे पास कितने हैं? 11 हैं। 11 स्वर हैं हमारे पास। कितने हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वो 11 स्वर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए, अ, आ, ई, ओ, ठीक है, छोटा ऊ होगा, और बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे हो गए 11 स्वर। ठीक है, आप सोचेंगे कि अंग आहा, हमने बचपन में तो अंग आहा भी पढ़ा था। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम बचपन में हमें सिखाया जाता है कि अंग आ भी स्वर हैं। ठीक है, लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंग क्या है? हमारा अनुस्वार है, और आह क्या है? विसर्ग है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि स्वर। स्वर तो हमारे पास 11 हो गए। अब इन 11 स्वरों को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि अ, ई, छोटा ऊ और री। जहाँ पे भी यहाँ बड़ा ऊ है ना, यहाँ छोटा ऊ होगा। ठीक है, छोटा ऊ। तो छोटा ऊ हमारा अ, ई और छोटा ऊ और री क्या है? ये हमारे हैं लघु स्वर। ठीक है, ये हमारे हैं अ, ई, उ और री। इसे हम कहते हैं लघु स्वर, मूल स्वर। ठीक है, और इसके अलावा जो बचता है हमारा आ, ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी कि जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है वो दीर्घ वर्ण है। ठीक है, दीर्घ वर्ण है और स्वर कहलाते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हो जाता है दीर्घ स्वर। एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ, सब कुछ इरेज करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम पेन ले लेंगे और देखिए स्वर। तो स्वर की संख्या मैंने आपको बता दी कि 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। आपको ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद
लर्न हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्वर है 11, जिसमें हमारा आ जाता है अ, आ, ई, ठीक है, ऊ, री और ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 11 स्वर। अब इन 11 स्वरों को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, इनके उच्चारण के स्वरूप के ऊपर, उच्चारण के समय के आधार पर इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। तो एक हमारा है लघु स्वर और एक हमारा है दीर्घ स्वर, ठीक है। तो लघु स्वर में अ, ई, छोटा ऊ और री आता है, और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये आ जाते हैं। दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, जबकि लघु यानी कि छोटा यानी कि कम समय लगता है, तो उन्हें हम कहते हैं लघु स्वर। यानी जिन स्वर को उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है वो हमारे हो जाते हैं लघु स्वर, या ह्रस्व स्वर भी इसको कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। हिंदी में क्या है, एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारे लघु स्वर है, जो हमारा लघु स्वर है, लघु स्वर कितने हैं, 4, और छोटी ई, छोटा ऊ और री। तो ये इनको हम लघु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं और हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये हो गए 4, ठीक है। बाकी जो बचते हैं हमारे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में थोड़ा अधिक समय लगता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अंग और आहा की। तो अंग की जब हम बात करते हैं तो अंग हमारा है अनुस्वार, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। और इसे हम अयोग्य वाह भी कह सकते हैं। ये अनुस्वार जो है स्वर और व्यंजन दोनों में भी यूज हो जाते हैं, लेकिन इनको कहा जाता है अयोग्य वाह, ठीक है। तो इनको अलग रखते हैं, इन्हें हम कहते हैं अंग क्या है हमारा, अनुस्वार है, ठीक है। अंग जब भी आएगा तो आपको अनुस्वार ही लगाना है। और आहा, आहा पे ये जो हलंत है, तो यहाँ इसको पहचान सकते हैं आप, ये है विसर्ग, ठीक है। तो आहा क्या है, विसर्ग है, अंग क्या है, अनुस्वार है, और बाकी जो बचते हैं उनको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर मैंने आपको बता दिया अ, छोटी, छोटा ऊ और री, और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम इन स्वरों को आपको उच्चारण के स्थान से भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनके उच्चारण के स्थान, मतलब इनको उच्चारण करते हैं तो 1 मिनट, हाँ। तो यहाँ हम देख लेते हैं, जो अ और आ का उच्चारण है वो कंठ से होता है, अ और आ, अ और आ का उच्चारण होता है कंठ के द्वारा। छोटी, बड़ी, इनका उच्चारण होता है तालव, तालव मतलब हमारा तालु जो जीवा है और अंदर का जो पोर्शन है उससे टच होता है ई, ठीक है। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यहाँ पे बड़ा ऊ लिख दिया है क्योंकि टाइपिंग में वो बार बार ऊ ही आ रहा था बड़ा। तो दोनों जो ऊ है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनको जब बोलते हैं तो ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ए, ऐ, ये कंठ तालु दोनों का प्रयोग होता है, और ओ, औ कंठ ओष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं, अब आपको स्वर समझ में आ गया होगा कि स्वर है 11, ठीक है। और 11 स्वरों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक ह्रस्व स्वर हो गया है और एक लघु स्वर हो गया है। एक ह्रस्व स्वर है और एक दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो जो लघु स्वर है उसको इस तरह कि उनको उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, तो लघु स्वर हो गए, जिसमें कि अ, छोटी, छोटा ऊ और री आते हैं। दीर्घ स्वर
दीर्घ स्वर में आ जाता है हमारा आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, उसके बाद हमारा बचता है अंग और आहा। तो अंग हमारा हो जाता है अनुस्वार और आहा हमारा हो जाता है विसर्ग। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं विराम चिन्ह। ये सारे विराम चिन्ह आप हमेशा यूज़ करते हैं, हमेशा प्रयोग में लाते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ का कुछ लग। तो इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना, ठहराव। ठीक है, और हमारे जो व्याकरणाचार्य हैं श्री कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। अल्प विराम यानी कि कॉमा, ठीक है, अर्ध विराम सेमी कॉमा, सेमी कॉलन, और पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। तो इंग्लिश का अलग होता है और हिंदी का अलग होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में एक हम डॉट लगा देते हैं, फुल स्टॉप हो जाता है, और यहाँ पे एक लाइन, सब लिखने के बाद हम एक लाइन देते हैं तो वहाँ पे उसको बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप पहचानते ही हैं, आश्चर्य एक्सक्लेमेटरी साइन आप पहचानते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन आपको पता है। तो ये हो गया हमारा कॉमा यानी विराम चिन्ह, सेमी कॉलन, फुल स्टॉप पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, ओके, और इन्वर्टेड कामा यानी कि अवतरण, डबल इन्वर्टेड कामा यानी कि उद्धरण। किसी भी कवि की, किसी भी विद्वान की जो बातें होती हैं वो एक उनके कहे हुए वाक्यांश को लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हो जाता है हमारा हंस पद। तो हंस पद इसको बोलते हैं, ये होता है हंस पद। इसको काक पद भी बोलते हैं और हंस पद भी बोलते हैं। तो इसका प्रयोग कब करते हैं, जैसे हमें कुछ लिखना है और बीच में हम जैसे राम घर लिख दिया हमने, अब यहाँ पे हमें राम का लिखना था घर, ठीक है, पर हम का नहीं लिखे, तो हम क्या करेंगे, का पद लगा करके यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ बीच में क्या है का, तो इसका प्रयोग तब हो जाता है। ठीक है, तो हम देख लिए अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब है एक कॉमा, अर्ध विराम यानी कि कॉमा के ऊपर बिंदी, ठीक है, पूर्ण विराम यानी कि एक डंडा खड़ा कर दीजिए, इससे बाहर नहीं जाना है। प्रश्नवाचक सबको पता है ना, प्रश्नवाचक सभी को पता है। हाँ, मैं थोड़ा साफ कर देती हूँ पेज को, ठीक है। तो हो गया हमारा प्रश्नवाचक, उसके बाद आश्चर्य यानी कि एक्सक्लेमेटरी, उसके बाद अवतरण, उद्धरण और हंस पद। हंस पद आपको याद रखना है, हंस पद अब देखते हैं दूसरा। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो ये पूछा गया है परीक्षा में, यूपी टीजीटी 2009 में ये पूछा गया है कि वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है शब्दों के समूह को, और दूसरा बी ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, सी ऑप्शन है शब्द गणना को, और डी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, और हिंदी में हमारे टोटल 52 वर्ण हैं। तो एक व्यवस्थित समूह है कि क के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, तो एक व्यवस्थित समूह है। तो वर्णमाला हम किसे कहते हैं, वर्णमाला की अगर परिभाषा आपको याद करनी हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वर्णों के, वर्ण यानी कि अक्षर, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। दूसरा है प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई एनवीएस एग्जाम में पूछा गया है।
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारा वर्ण। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। वर्ण यानी कि अक्षर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण यानी कि अक्षर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता तो आए ये घर में आ जाते हो तो आ जाते हैं।